हेलो एवरीवन। ये मेंस यूपीएससी मेंस सीरीज चल रहे थे जिसमें हम वी वर डूइंग अ सोसाइटी, ठीक है। एंड टुडे विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ अ कास्ट सिस्टम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, हर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। द कास्ट सिस्टम आपको GS1 GS2 ऑप्शनल एवरीवेयर यू विल सी दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम। कास्ट सिस्टम, आखिर कास्ट सिस्टम होता क्या है? पहले तो समझिए कि कास्ट सिस्टम होता क्या है। तो कास्ट सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड ग्रेटिफिकेशन which consist of hierarchically closed endogamous strata where membership is ascriptive, contract is restricted and mobility is theoretically impossible। अब इसको मैं तोड़ तोड़ के समझाती हूँ। इसका मतलब होता है कि कास्ट सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब एक लेयर जैसा बना हुआ है, ठीक है, एक टायर जैसा बना हुआ है, ठीक है। एंड ग्रेटिफिकेशंस विच कंसिस्ट ऑफ हिरार्किकली क्लोज। हिरार्किकली क्लोज का मतलब होता है कि ऊपर वाली कास्ट, ठीक है, नीचे वाली कास्ट, ये ऊपर वाली कास्ट है, ये नीचे वाली कास्ट है, इस तरीके से फिक्स्ड है। ऊपर वाली कास्ट, नीचे वाली कास्ट, कौन किस कास्ट में आता है, दीज आर द थिंग्स आर फिक्स्ड। और ऊपर वाली कास्ट इज ग्रेटर देन द नीचे वाली कास्ट। इंडोगेमस, इंडोगेमस स्ट्रैटा, इंडोगेमस स्ट्रैटा मतलब अपने ही कास्ट में शादी करना है, बाहर नहीं जाना है। दैट इज इंडोगेमस, मतलब अपने ही में रहना है। आप एक्सोगेमस, बाहर नहीं जा सकते। वेयर मेंबरशिप इज एस्क्रिप्टिव, एस्क्रिप्टिव के मतलब है कि जन्म से ही आपको मिल जाता है कि आप किस जात के हैं। आप नहीं डिसाइड करेंगे कि मुझे ब्राह्मण में जाना है या क्षत्रिय में जाना है या वर्णा में जाना है। आप जिस घर में पैदा हो गए आपको वो पैदाइशी वो चीज़ मिल जाएगी। एंड कॉन्टैक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड, अलग कास्ट के बीच में उठना बैठना खाना पीना ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अपर कास्ट ऑलवेज अवॉइड टू सिट विद द लोअर कास्ट। एंड मोबिलिटी इज थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल। मोबिलिटी थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल ये है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, दलित नहीं बन सकता। एंड दलित का बेटा दलित ही रहेगा, ब्राह्मण नहीं बन सकता। दिस इज अ थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। अब आते हैं सिंपल लाइन में, एक ऐसा सिस्टम समझो जिसमें जन्म से ही डिसाइड हो जाता है कि कौन क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, किससे शादी करेगा, सोसाइटी में इज्जत मिलेगी नहीं मिलेगी। सो दैट्स बिलोंग टू दी कास्ट सिस्टम। अब आते हैं मॉडल्स ऑफ कास्ट सिस्टम। दो तरह का कास्ट सिस्टम मॉडल होता है, एक वर्ण होता है, एक जाति होती है। वर्ण जो होते हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ऊपर वाले होते हैं ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण। बीच वाले होते हैं, उसके नीचे होते हैं क्षत्रिय, उसके बाद होते हैं आपको वैश्य, देन शूद्र, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। तो वर्ण में भी, वर्ण सिस्टम को तीन थ्योरी आई इस पे, डिवाइन थ्योरी, रेशियल थ्योरी एंड गुना थ्योरी। डिवाइन थ्योरी देखते हैं, ठीक है। डिवाइन थ्योरी में ये कहता है कि भगवान ने ये चीज़ बनाई है, तो भगवान के मुंह से जो आए हैं वो ब्राह्मण है, ठीक है। क्षत्रिय कहाँ से हैं? वो आम से निकले हैं। और शूद्र जो होते हैं वो पैरों से निकले हुए होते हैं। ये चीज़ किस वेदा में लिखी हुई है? ये लिखी गई है पुरुषा सुक्ता, पुरुषा सुक्ता। जस्ट अ सेकेंड,
ठीक है, ये किस किताबे में लिखी गई है? ये पुरुषा सूक्ता में लिखी गई है, ऋग्वेदा में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेशियल थ्योरी। तो इसमें आप समझ गए कि ये ना ऋग्वेदा के इससे लेकर कहते हैं कि देखो भगवान ने ये चीज़ खुद ही बनाया है, जो उनके मुंह से आया है वो ब्राह्मण है, जो उनके आम से आया है वो क्षत्रिय है। वी हैव नॉट मेड दिस, ये नेचुरली ऊपर से बन के आया है। एंड दे हैव गिवन जी जस्टिफिकेशन विद दिस ऋग्वेदा, दैट इज नोन एज ए पुरुषा सूक्ता। ठीक है, अब आते हैं रेशियल थ्योरी। रेशियल थ्योरी में ये कहा जाता है कि आर्यन जो इन्वेड होकर आए हैं उनका रंग ना साफ है। जो यहाँ के लोकल पीपल थे दैट आर द द्रविडियंस, उनका रंग काम है। तो रेशियल थ्योरी पे इन्हें एज अ रेस के इन्हें डिवाइड नीचे रखा गया है, द्रविडियंस को नीचे रखा गया है एंड आर्यंस अपने आप को ऊपर रखे गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेशियल बेस्ड डिवीजन किया इन्होंने। अब आते हैं गुना थ्योरी। गुना थ्योरी क्या है कि सत्वा, राजाज, तामस की पर्सनालिटी के हिसाब से कास्ट को फिजियोलॉजिकल थिंकिंग कास्ट को डिवाइड किया इन्होंने। ठीक है, ये तो थी वर्ना के लिए 3 थ्योरी आई थी। जाति क्या होता है, तुम किस जात के हो। वर्ना जो हो गया कहीं ना कहीं बहुत ही बिग कॉन्सेप्ट हो गया, और जाति बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा डायनामिक्स हो गए। ठीक है, जाति मतलब ये वर्ना के अंदर ही 1000 सब कैटेगरीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड जाति। ठीक है, जिसे आप ये रियल डे टू डे में कास्ट आप इसे कहते हैं कि आप किस कास्ट के हैं। तो इसके 1000 सब कैटेगरीज होते हैं, 1000 सब कैटेगरी, तो जाति वहीं से आती है। नेक्स्ट आते किस ऑक्यूपेशन से। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, काम के हिसाब से बांट दिया जाता है कि ये किस जात का है। ये कुम्हार है, ये लोहार है, ये धोबी है, ये कसाई है, ये बनिया है। इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशन। ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर, जो पढ़ाता है वो ब्राह्मीण, जो लड़ता है वो क्षत्रिय, जो ट्रेडिंग करता है वो बनिया। इस तरीके से डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से बांट दिया जाता है। प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये दिए थे किसने? लुइस ड्यूमॉन्ट ने। ठीक है, लुइस ड्यूमॉन्ट ने दिया था कि कास्ट का कोर आइडिया है प्यूरिटी मेंटेन करना। कास्ट का कोर आइडिया क्या है? प्यूरिटी मेंटेन करना। नेक्स्ट आते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर में मैं ये बता रही थी आपको, डिवीज़न ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन में कौन पाक है कौन नापाक है, ये अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट शुरू कर देते हैं लोग यहाँ से। तो आप ये याद रखिएगा, वर्ना की 3 थ्योरी है, डिवाइन थ्योरी, रेशियल थ्योरी, गुना थ्योरी। जाति की है, ऑक्यूपेशन के हिसाब से इनकी जाति बांट दी जाती है, डिवीज़न ऑफ लेबर के हिसाब से बांट दी जाती है कि कौन सा क्या काम है, एंड प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन के हिसाब से बांट दी जाती है। तो वर्ना के अंदर जाति आती है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, दिस इज अ सब कैटेगरीज ऑफ द वर्ना। अब आते हैं हाउ कास्ट प्ले अ की रोल। ठीक है, हर एरिया में किस तरीके से कास्ट रोल प्ले करता है हर एरिया में। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक्सेस टू रिसोर्सेज। अगर किसी को रिसोर्सेज मिलते हैं तो एम्पावरमेंट मिलेगी, उसकी लाइवलीहुड अच्छी होगी। ठीक है, तो सिंपल मतलब आप ये समझिए कि जो अपर कास्ट होगा उसकी अच्छी एजुकेशन होगा, अच्छा स्किल्ड वर्क होगा। ठीक है, तो उसका अच्छा वो ज़्यादा पैसा कमाएगा तो अच्छा घर में रहेगा। यही चीज़ आप लोअर कास्ट में देख लें, वो हिस्टोरिकली देखें तो उनकी कोई एजुकेशन नहीं है, नो एजुकेशन, तो उनके मेनियल वर्क मिलते हैं, मनी नहीं होती उनके पास, तो वो कहाँ रहते हैं? स्लम में रहते हैं। ठीक है, अब डाटा उठा के देखो तो आज भी दलित्स में लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से बहुत कम है, वेरी लेस देन द नेशनल एवरेज। ठीक है,
एग्जाम्पल आप कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि अगर डालना हो तो IIT, IIM में SC ST रिप्रेजेंटेशन, आप भी आज भी SC and ST रिप्रेजेंटेशन और अंडर प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं लाइवलीहुड, पैसा अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, डिसेंट वर्क गुजरता है, रेसिडेंस इनके घर अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये कास्ट पर डिपेंड करता है कि इसका किस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट आते हैं सोशल एंड कल्चरल पोजीशन। कास्ट किस तरीके से सोशल एंड कल्चरल पोजीशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन जैसे मंदिर में पूजा कौन करेगा, तो ये ब्राह्मण कास्ट से आते हैं। कौन ढोल बजाएगा, तो ये लोअर कास्ट से आते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सोशल और कल्चरल पोजीशन में रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, रिचुअल्स और ऑर्गेनाइजर्स, कास्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि रिचुअल्स परफॉर्मेंस कौन करेगा, ऑर्गेनाइज कौन करेगा, कौन जात क्या काम करेगा। ठीक है, तो ब्राह्मण्स पूजा करेंगे, ढोल बजाने वाला काम लोअर कास्ट करेगा। ठीक है, कल्चरल पार्टिसिपेशन में भी हायरार्की है। ठीक है, दलित को मंदिर एंट्री में हिस्टोरिकली मना किया गया है। तो देखो मतलब पूजा पाठ में भी दलित को हमेशा रोक लगाई गई है। आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे केरला में वैकोम सत्याग्रह चला था 1924 में, बिकॉज द दलित वर नॉट अलाउड टू वॉक ऑन द टेम्पल रोड। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कास्ट रोल प्ले करता है। एक अच्छा कार्य भी करता है, रिचुअल्स प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजर, बट कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। अब आते हैं की एरियाज ऑफ डिसीजन मेकिंग, जहाँ एजुकेशन एंड करियर, मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशन, इसमें किस तरीके से रोल पर प्ले करता है। अपर कास्ट को मॉडर्न एजुकेशन मिलते हैं तो प्रोफेशनल जॉब होता है। लोअर कास्ट को हमेशा ट्रेडिशनल की तरफ पुश किया जाता है। दे आर ट्रेडिशनली पुश टूवर्ड द एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन, कि भाई जो तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं तो वही करते हो। तो दे आर ट्रेडिशनली पुश टूवर्ड द एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन। यही जो अपर कास्ट वाले होते हैं, they get a modern educations and they pursue their own choice of the career। लेकिन बट अब चेंजेस आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन, बट इट्स वेरी स्लो। मैरिज में देखते हैं कि इन कास्ट, सेम कास्ट में तुम्हें शादी करनी है, नॉट फ्रॉम द सेम विलेज के लोगों से शादी नहीं करना है, सेम गोत्र से शादी नहीं करना है। यू हैव टू मैरिज इन डिफरेंट गोत्र। ठीक है, सेम एंसेस्टर के लाइन में शादी नहीं करनी है। अगर किया तो फॉर एग्जांपल यू कैन सी खाम पंचायत वॉयलेंस, रूल तोड़ने पे वाली वॉयलेंस होती है। आप फैमिली के टूवर्ड देखिए कास्ट किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो फैमिली में क्या होती है कि रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, ये कास्ट सिखाती है। ठीक है, फैमिली की इज्जत मतलब कास्ट की इज्जत। अपर कास्ट फैमिली जो होते हैं वो ऑटोमेटिक उन अपर कास्ट वालों को सोशली रिस्पेक्ट ऐसी ही मिल जाती है ऑटोमेटिकली। दे गेट अ सोशल रिस्पेक्ट कि अच्छा ये ऊपर जात के हैं, वो ब्राह्मण हैं। लोग ऐसे ही अपनी नज़रिया ऊंचा कर लेती कि अच्छा ये अपर कास्ट के हैं। ये इस तरीके से इतना ज़्यादा दिमाग में ये चीज़ कास्ट भर चुके हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे किसी को आप सुनेगा अच्छा ये SC है, अच्छा ये ST है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके लिए जो वो नज़रिया होती है ना, वो बहुत ही डाउन लेवल की होती है लोगों की। दे हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट, दे डोंट गेट ऑटोमेटिक, दे हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट। अब आते कास्ट किस तरीके से वर्क प्लेस पे रिस्पेक्ट एट वर्क प्लेस वेरीज करता है। जैसे अपर कास्ट वाले जो कलीग्स होते हैं ना, अज्यूम कॉम्पिटेंट, अपर कास्ट कलीग्स अज्यूम कॉम्पिटेंट। ठीक है, एंड दलित कलीग जो है रिजर्वेशन से आएंगे, स्टीरियोटाइप, दे केम फ्रॉम द रिजर्वेशन। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस पे भी होता है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ।
ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस डॉक्यूमेंटेड इन स्टडीज, देखा गया है, इट्स डॉक्यूमेंटेड स्टडी, देखा गया है कि सुखदेव थोरट स्टडी में देखा गया है कि सेम रिज्यूम सेंड किया गया विथ ब्राह्मण नेम्स वर्सेस दलित, ठीक है, बट ब्राह्मण को बुलाया गया, ब्राह्मण गॉट मोर कॉल बैक्स। तो ये स्टडी है। तो ये वैरी करता है कि वर्क प्लेस पे किसको इज्जत मिलेगी या किसको नहीं, रिस्पेक्ट एट वर्क प्लेस। अब आते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्क, सेल्डम रिकॉग्नाइज्ड। इसमें क्या होता है कि लोअर जो वर्क इनकी कौन कास्ट की क्या वर्क है, किस तरीके से उनको क्या मतलब उनका काम डिवाइडेड है। तो आप देख लेंगे जो लोअर कास्ट वर्कर होते हैं दे जनरली डू दी मैनुअल स्कैवेंजर, सैनिटेशन वर्कर, लेदर वर्कर, इस तरीके का दे वर्क दे डू, ठीक है। काम इनका एसेंशियल होता है बट दे डोंट गेट अ रिकॉग्नाइजेशन ऑन दिस। आप एग्जांपल एक दे डाल सकते हैं कि कोविड में सैनिटेशन वर्कर्स जो थे वो फ्रंटलाइन हीरो थे, ठीक है। मोस्टली दे वर द दलित, बट उनकी वेजेस बहुत ही कम थी या ना के बराबर थी। आप एक डाटा भी डाल सकते हैं, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में आपको ये डाटा बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर आर स्टिल प्रैक्टिस्ड एंड 69692 मैनुअल स्कैवेंजर आर आइडेंटिफाइड इन 2021 गवर्नमेंट डाटा, ठीक है। नाउ आते प्रिजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप, जोक, मैसेजेस एटसेट्रा। तो इसमें आप ये देखेंगे कि कास्ट बेस्ड जोक स्टिल वायरल ऑन सोशल मीडिया। तो लोअर कास्ट लोग ऐसे ही करते हैं, ये जैसे अगर लोअर कास्ट ने कुछ कर दिया तो उसको ऐसे बोला जाता है लोअर कास्ट लोग तो ऐसे करते ही, इनका काम ही यही है। तो दैट्स एन स्टीरियोटाइप ऑफ थिंकिंग, ठीक है। आप प्रॉब्लम देखेंगे कि it's a hard to legally change, no specific law against caste stereotype in media। हम जो लोअर कास्ट की मजाक बनाते हैं उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है that will stop this caste stereotype। नेक्स्ट आते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज व्हेन इट कम टू अ पर्सनल बिलीफ, ठीक है। इसका मतलब मैं बताती हूँ, इसे है कि डॉक्टर हो गए शॉपकीपर, सबको अपनी कास्ट बायस से सर्विस डिनाई करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए या शॉपकीपर हो गए ना, सब अपनी कास्ट बायस से सर्विस देना है या नहीं देना है ये डिनाई कर देते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सो आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल है दलित पेशेंट को अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना हो तो डॉक्टर रिफ्यूज़ कर देता है। सो दिस इज़ अ डॉक्यूमेंटेड केस। आप एक एग्जांपल डाल सकते हैं SC and ST प्रिजर्वेशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि लीगल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन तो है बट इन्फोर्समेंट आर वीक, ठीक है। डम रैशनलिटी में आप ये देख लेंगे कि कास्ट बेस्ड थिंकिंग काफ़ी इरेशनल है। डम रैशनलिटी तो मैं इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे कि लोग क्या करते हैं ना, पढ़े लिखे होने के बाद भी रैशनलिटी को छोड़ के वो कास्ट को फॉलो करते हैं, चाहे कितने भी बड़े पढ़ लें, लेकिन कास्ट उनके लिए ना बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है आज भी कहीं ना कहीं। जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट, आप अगर इसका देखें तो मिस एलोकेशन ऑफ टैलेंट होता है। जो जिस कास्ट का होगा वही कास्ट वो करेगा। जैसे अगर कोई टैलेंटेड दलित इंजीनियर है लेकिन वो फिर भी शू मेकिंग कर रहा, क्यों? क्योंकि वो उसके जात में लिखा गया था, वो उसके जाति में लिखा हुआ था कि उसके बाप दादा ये काम किया है तो ये भी यही करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इस कास्ट। तो कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ देखी गई है, ठीक है एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट आज भी देखी गई है ये चीज़ कि ये इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट होते हैं।
तो दैट इज अ डम्प रैशनलिटी. डिफाइन दी वे ऑफ लाइफ. ठीक है, क्या खाना है, कैसे पूजा करना है, कैसे कपड़े पहनना है, दिस ऑल डिफाइंड बाय द कास्ट. कि कौन क्या है उसको उसी तरीके से काम करेंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. बीफ ईटिंग तो सम कम्युनिटीज़, बीफ ईटिंग सम कम्युनिटीज़. अब वेजिटेरियनिज्म किस में आ जाएगा? अपर कास्ट के लिए नॉर्म बन गया है. अपर कास्ट के लिए नॉर्म बन गया है. नेक्स्ट आते हैं मैनिफेस्ट इन फॉर्म ऑफ. मैनिफेस्ट इन फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स. ठीक है, इसमें क्या होता है? वोट बैंक पॉलिटिक्स, प्रोपोर्शंस, रिजर्वेशन. तो काम मैनिफेस्ट इन फॉर्म ऑफ, मैनिफेस्ट क्या निकल के बाहर आती है ये चीज़ें. कास्ट के नाम पे क्या चीज़ बाहर निकल के आती है? तो कास्ट के नाम पे एक तो सबसे पहले आता है वोट बैंक पॉलिटिक्स. वोट बैंक पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं कि हमारे देश में इतने इलिटरेट लोग हैं जो जो कास्ट पे ही जी रहे, चाहे कितने पढ़े लिखे हो या चाहे कितने गंवार हो, बट लेकिन कास्ट उनके लिए बहुत प्रायोरिटी रहता है. तो पार्टी जो होते हैं ना, दे टारगेट द स्पेसिफिक कास्ट. ठीक है, एंड गिवन अ वेरी फेक होप and they just take up the vote from there. For example, आप देख लोगे कि OBC वोट बैंक इन OBC वोट बैंक इन यूपी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ होते हैं. उसके बाद इसका पॉजिटिव भी और निगेटिव दोनों आप देखेंगे. पॉजिटिव ये कि मार्जिनलाइज ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है. ठीक है, चलो इनको कोई पूछ नहीं रहा तो दे आर गेटिंग ए रिप्रेजेंटेशन. मार्जिनलाइज ग्रुप गेटिंग अ रिप्रेजेंटेशन. बट निगेटिव ये है कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स रिप्लेस बाय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. उनके डेवलपमेंट करने की जगह वो जो पॉलिटिशियन बन गए ऊपर, तो वो अपना खा रहे हैं. तो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स रिप्लेस बाय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. बस वो आइडेंटिटी के ही नाम के ही रह गए. नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शन, दैट इज़ अ रिजर्वेशन. इसमें आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 46. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई है, ये प्रोवाइड की गई है. वोट आप एक और चीज़ आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स. इसका एग्जांपल वही है जो मैंने आपको बताया. ठीक है, इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स में एक और प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिकल करेंसी इंडिया में बहुत चलती है. पॉलिटिकल करेंसी इंडिया में बहुत चलती है कास्ट के नाम पे. आपको मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ. मंडल कमीशन 1980 में आया था. ठीक है, इन्होंने OBC रिजर्वेशन दी थी और कास्ट बिकम इवन मोर पॉलिटिकली साइलेंट. तो ये मैनिफेस्टो निकल के आता है कि लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं. अब आते हैं अफर्मेटिव एक्शन. स्टेट की जिम्मेदारी. इसमें कह रहा है कि दीज आर द टेकन बाय द स्टेट इन द मॉडर्न सेटिंग नॉट जस्ट आउट ऑफ सिंपैथराइजेशन बट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस. इसका ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बात कह रहा है कि ये एक्शन हमारे सरकार द्वारा ली गई है इन द मॉडर्न सेटिंग, इसलिए नहीं कि उनको अफसोस आ रहा. सिंपैथिकेशन उन्हें मतलब इस तरीके का जो फीलिंग आ रहा है उसलिए नहीं, बस बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो हिस्टोरिकली उनके साथ गलत हुआ है उस चीज़ों को सुधारी जाए. तो हमारे संविधान में बहुत सारे ऑब्लिगेशन आए हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन यू विल सी देयर इज अ टाइप ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले आता है रिजर्वेशन पॉलिसीज. देयर यू विल सी दैट एससी को कितना 15%, एसटी को 7.5%, OBC आर गेटिंग 27% ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन. ठीक है, EWS को यू विल सी दे आर गेटिंग 10% रिजर्वेशन. ये किस अमेंडमेंट में चेंज हुआ था? दिस हैज़ बीन चेंज इन 103
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इन्हें भी ये चीज़ मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली इनजस्टिस को किस तरीके से सरकार ने चेंज किया। वेलफेयर स्कीम लेकर आई, वेलफेयर स्कीम टारगेटिंग देम, जैसे पीएम आवास योजना, SC ST स्कॉलरशिप, अंबेडकर फेलोशिप, तो ये सारे बेनिफिट उन्हें मिल रहा था। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये किसे मिल रहा था? ये SC NST स्टूडेंटों के लिए मिल रहा था, ताकि उनके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ उसे सुधारी जा सके। ब्रिंगिंग अप मोर कलीग स्कूल, ठीक है। EMR, जैसे EMR मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसमें आप देखेंगे दिस इज मेड फॉर द ट्राइबल चिल्ड्रन पीपल, ठीक है। मोर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है इन SC NST डोमिनेटेड एरियाज। सरकार क्या बना रही है? मोर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर in SC and ST dominated areas. You will see that mandating a percent of a student, you will see this, that RTE Right to Education Act 2009, इसमें 25% सीट जो है प्राइवेट स्कूल में भी रिजर्व कर दी गई है फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो सरकार इज वर्किंग अ लॉट फॉर दिस। आप एक और चीज़ देखेंगे, मेकिंग अ पॉइंट। आज देखेंगे आज बहुत चेंजेस आया। आज हम अपनी किसी भी जगह में रहते हैं, वी नेवर आस्क कि तू किस कास्ट की है या तू किस कास्ट का है। वी जनरली मेक अ फ्रेंडशिप, हम साथ में खाते हैं, घूमते हैं। तो बहुत चेंजेस आया है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। मेकिंग पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मोर इंक्लूसिव, तो इसके क्या कहते हैं कि जैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी है ना, इसमें को भी लाया गया है टू मेक अ मोर इंक्लूसिव। आप देख लेंगे 84 SC एंड 47 सीट किसके लिए रिजर्व की गई? लोकसभा, हमारे लोकसभा में भी ये SC और ST के लिए सीट रिजर्व की गई है। पंचायती राज में यू विल सी के रिजर्वेशन SC ST एंड वुमेन के एट लोकल लेवल पे भी रिजर्वेशन बुक की गई है। सो these are the affirmative actions which the state has taken to improve the status of disadvantaged group. Now we will see the reservation क्या हमें देनी चाहिए और रिजर्वेशन हमें क्यों नहीं देनी चाहिए। So we will see the both aspect, ठीक है। पहली चीज़ ये कि यस क्यों देनी चाहिए, तो डिक्रीज सोशल इनइक्वालिटीज़, सामाजिक इनइक्वालिटीज़ को घटाएगा, ठीक है। ये जो सेंचुरी से चले आ रहे हैं, मैंने आपको इसे बताया कि कौन किस जात का है को वो वही काम करेगा, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो। मैंने आपको एक स्टडी भी बताई, ठीक है, जिसमें आपको बताया कि आप रिज्यूम दोनों का सेम गया, बट द ब्राह्मण्स वेयर गेट मोर कॉल बैक। तो ये सोशल इनइक्वालिटीज़ को कम करें, दैट्स वाई दे आर गेटिंग इन रिजर्वेशन। दूसरी चीज़ है कि ब्रिज द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक मोबिलिटी प्रोवाइड करना, क्या उन्हें मिलना चाहिए, क्या उन्हें नहीं मिलना चाहिए, इस चीज़ की जो गैप है ये रिजर्वेशन के थ्रू ही फुलफिल होगा। सोशल जस्टिस प्लस एम्पावरमेंट, ठीक है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीन नथिंग विदाउट सोशल डेमोक्रेसी। अगर समाज में ही डेमोक्रेसी नहीं हो तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट उन्हें उठाई जाएगी जब तक उन्हें ऊपर नहीं उठाई जाएगी। आज ही आप देख ले, रिजर्वेशन इतनी सारी मिली तो आज कितने सारे दलितों बच्चों को ऊपर उठने का मौका मिला है, ठीक है। टू रिड्यूस द सोशल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट का मतलब हुआ लाइक एक्सक्लूडेड ग्रुप जो हो गए या डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है। तो एंगर आता है तो वायलेंस होती है, एंगर की वजह से वायलेंस होती है, एंड दे गेट इन इंक्लूजन स्टेबिलिटी। आप प्रमोट सोशल कोहेजन। अब डाइवर्स इंस्टीट्यूशन है तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गर सोसाइटी बनेगी ना, अगर सभी को इंक्लूसिव वे में रखा जाए तो एक सोशल कोहेजन को प्रमोट करता है। इसीलिए आज आप देखेंगे कि आप अपने किसी भी दोस्त के साथ रहते हैं, आप पहले उसकी नेचर से दोस्ती करते हैं, जात वात वो आपके लिए सेकेंडरी ऑप्शन बन गया है।
आज के जनरेशन में मोस्टली। स्ट्रेंथन द नेशनल इंटीग्रेशन, सबको साथ में मिला के चलेंगे तो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन हमारी ये मजबूत होगा। ठीक है। प्रोमोट इंक्लूसिविटी, इसमें क्या होगा कि जो डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव हो ना, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। तो यू कैन से कि प्रोमोट इंक्लूसिविटी लेट्स दी डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। रियलाइज द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे प्रीएम्बल में साफ मेंशन किया गया है, जस्टिस करो, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पर जस्टिस मिलनी चाहिए, सामाजिक भी, इकोनॉमिकल भी और पॉलिटिकल भी। ठीक है। भेदभाव नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि प्रीएम्बल केशवानंद भारती में कह दिया गया था कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कह दिया गया था कि इट्स एन इंटीग्रल पार्ट, कि अगर कहीं पर कोई चीज़ आपको वेग लगे तो यू कैन सी द प्रियम्बल एक गाइडलाइन है, ये इंटरप्रेट करता है कि कैसे करना चाहिए। अब अगेंस्ट रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए, तो मेरिट गेट कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। रिजर्वेशन इसलिए नहीं होना चाहिए कि जैसे कितने भी क्वालिफाइड जनरल्स होते हैं कैंडिडेट, ठीक है, और जो लेस नंबर से आते हैं रिजर्व कैंडिडेट, तो दे गेट द मोर बेनिफिट। फॉर एग्जांपल आप ही देखो, मान लो अगर 600 नंबर ला के भी नीट नहीं हो रहा जनरल का, और इनका 450 में भी दे आर गेटिंग अ गुड कॉलेज, तो कहीं ना कहीं जो ये बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की ना इस बच्चे से, तो ये बच्चे को वो हक नहीं मिल रहा है, इसको मिल जा रहा है ये चीज़, तो इसकी मेहनत तो बेकार हो गई ना। तो मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। बिकम अ पॉलिटिकल टूल एंड एन एवर एंडिंग लूप, इनको उठाने के चक्कर में देश एक अच्छा स्टूडेंट खो रहा है, एक अच्छा डॉक्टर खो रहा है इनको उठाने के चक्कर में। ठीक है। बिकम अ पॉलिटिकल टूल एंड एवर एंडिंग लूप, एंडलेस लूप। तो हर इलेक्शन में एक नया रिजर्वेशन की डिमांड शुरू हो जाती है, कभी जाट की, कभी मराठा की, कभी पटीदार की। ठीक है। तो बिकम एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया। जैसे ठीक है, अब इन लोगों दलित, ST and SC वगैरह, ठीक है भाई, हिस्टोरिकल इनजस्टिस फील किया, इनको उठाने के लिए रिजर्वेशन ला दी गई। अब ये चीज़ एक तरह से कहीं ना ये सेल्फिशनेस बन गई है। अब हर लोग अपने कोई ना कोई मुद्दा उठा के लेकर आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपको रिजर्वेशन लेने के चक्कर में एग्रावेटेड इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देख लेंगे जनरल कैटेगरी रिसेंटमेंट कब हुआ था, मंडल राइट 1990 में। जाहिर सी बात है, जनरल को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू ही हो जाएगी। स्ट्रेंथन द कास्ट कॉन्शियसनेस। ठीक है। रिजर्वेशन के लिए कास्ट आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग हो गई उनकी। जैसे स्ट्रेंथन द कास्ट कॉन्शियसनेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ST एंड SC को जो लोग नीचे नज़र से देख रहा था, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की वजह से उनकी आइडेंटिटी जो हो गई ना, वो और स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है। वो भूल गए, दे फॉरगेट देयर कास्ट, ये उल्टा हो गया, ये अपनी कास्ट फॉरगेट कर गए कि हाँ मैं ये लोअर कास्ट से आती हूँ। ये इवन प्राउड फील करने लगे कि यस आई एम फ्रॉम दिस कास्ट, सो आई शुड गेट इन रिजर्वेशन हर चीज़ में। तो कास्ट कॉन्शियसनेस स्ट्रेंथ हो गया। डिवाइड विद इन अ कास्ट ग्रुप ड्यू टू कमिंग ऑफ द बेनिफिट। इसमें क्या होगा कि जो क्रीमी लेयर वर्सेस नॉन क्रीमी लेयर है ना, तो बेनिफिट सिर्फ अपर OBC ले रहे हैं। तो डिवाइड विद इन कास्ट ग्रुप, अब जैसे मान लो कि SC एंड ST को कुछ मिल रहा, लेट से OBC को कुछ मिल रहा ड्यू टू कमिंग ऑफ बेनिफिट, तो OBC को अगर कुछ मिल रहा तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो बीच के लोग हैं, जो अपर OBC है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। वैसे आप SC ST में भी देखोगे, कि जो ST से निकल के कोई कुछ बना, लेट से वो डॉक्टर बना, तो उसका बेटा भी डॉक्टर बन रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन। अरे क्यों, तुम यही फ़ायदा बार बार उठा रहे हैं। लेकिन जो
जो आप देखेंगे जो ट्राइबल पीपल गांव में हैं, जो आपको जंगलों में हैं, दे आर अनअवेयर ऑफ दिस। उन्हें इनके बारे में पता ही नहीं है, उनको ये बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। जिनको एक बार मिल चुका उनके पूरे ख़ानदान को वही बेनिफिट्स मिल रहा। सो यही कह रहे हैं कि डिवीज़न हो गया इस चीज़ का, डिवाइड विद इन कास्ट ग्रुप ड्यू टू कमिंग ऑफ द बेनिफिट्स। फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्रीवेशन, जनरल कैटेगरी फील ये करने लगता है कि भाई मेरा हक छीन लिया गया है, ठीक है। फेल टू इंटीग्रेट मार्जिनलाइज इनटू मेन स्ट्रीम, फेल हो जाना, इंटीग्रेट करना मार्जिनलाइज को मेन स्ट्रीम में, चाहे इनको कितना भी रिजर्वेशन दे दो, ये मेन स्ट्रीम में घुलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। आप इसको कुछ वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। वे फॉरवर्ड में आप एग्जांपल लिख सकते हैं लाइक अंबेडकर वर्सेस गांधी डिबेट, जिसमें अंबेडकर ने कहा था, पहले गांधी का बात करते हैं। गांधी ने कहा था कि वरना सिस्टम ठीक करो, वरना सिस्टम ठीक करो, ठीक है। कास्ट प्रेजुडाइस हटाओ, बट ऑक्यूपेशन डिवीज़न रखो, ये गांधी का कहना था। अंबेडकर का कहना था कि कास्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दो, कास्ट को ही ख़त्म कर दो। इन्होंने क्या आया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन 1936। कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ अबॉलिशन हो, ओनली अबॉलिशन। कोई रिफॉर्म नहीं करो, सिर्फ अबॉलिशन करो, ठीक है। तो ये डिबेट चलती है। आप कुछ सॉल्यूशन के तौर पे क्या लिख सकते हैं। सॉल्यूशन के तौर पे लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करो, प्रमोट द इंटरकास्ट मैरिज, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट में ये चीज़ इंसेंटिव है, ठीक है। एजुकेशन, कास्ट न्यूट्रल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब सबके पास रिसोर्सेज होंगे तो कास्ट इम्पोर्टेंस कम होगी। लीगल इन्फोर्समेंट में व्हाट यू कैन डू, SC and ST एट्रोसिटीज एक्ट, स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें क्रीमी लेयर में आप SC and ST जो अंडरग्राउंड है भाई, उनको भी ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करो। तो अपनी ही जात में खुद डिवाइड मत हो। तो दीज आर द थिंग्स यू कैन लर्न। वी विल सी दी नेक्स्ट टॉपिक इन अ नेक्स्ट वीडियो।